हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर बेस्ड है जिसे एक लाइलाज बीमारी हो जाती है जो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। इस बीमारी की चपेट में आने वाला इंसान मरता नहीं है बल्कि गायब हो जाता है। और आखिर ये कैसे संभव होता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत बॉब से होती है जिसका काम है लकड़ियाँ काट कर उन्हें एक्सपोर्ट करना। वहीं बॉब की एक बेटी ईवा और तलाकशुदा पत्नी डार्लिन भी होती है, लेकिन वो दोनों बॉब से दूर रहते हैं। जहाँ एक तरफ बॉब अपनी पत्नी डार्लिन से बनती नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ईवा की भी अपनी माँ से कुछ खास नहीं जमती, क्योंकि ईवा अब बड़ी हो चुकी है। ऊपर से वो पर्सनल चीज़ों को लेकर भी कुछ दिन से काफ़ी परेशान थी, लेकिन लाख बार पूछने पर भी अपनी माँ को इसकी वजह वो नहीं बताती। ऐसे में थक हार कर एक दिन डार्लिन बॉब को कॉल लगाती है और उसे ईवा को समझाने के लिए कहती है। वो चाहती है कि बॉब अपने पिता का फर्ज निभाए और अपनी बेटी को घर आकर समझाए, क्योंकि ना तो वो काफ़ी दिनों से स्कूल जा रही है और ना ही अपने दिल की बात किसी से बयां कर रही है। लेकिन बॉब उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी उसकी बेटी एक बच्ची है, समय के साथ उसे ज़िंदगी का तजुर्बा हो जाएगा, और फिर कॉल कट कर देता है। हालांकि दोस्तों, बॉब इसलिए घर नहीं आना चाहता क्योंकि उसे 8 साल पहले उसको एक खतरनाक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका शरीर अदृश्य होता जा रहा है, यानी कि वो गायब हो रहा है। बस यही वजह है कि बॉब अपनी बेटी और अपनी पत्नी से चाह कर भी मिल नहीं सकता। एक तरफ बीमारी का दर्द, दूसरी तरफ परिवार की टेंशन, ये सभी चीज़ें बॉब को अंदर ही अंदर परेशान करने लगती हैं और वो अपना गम मिटाने के लिए एक बार में जाता है। यहाँ भी भर के शराब पीने के बाद जब उसका मन नहीं भरता तो उसे नेल्सन नाम का एक ड्रग डीलर दिखाई देता है, जिससे वो आए दिन ड्रग खरीदा करता है। आज फिर वो नेल्सन से ड्रग की एक पुड़िया मांगता है, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ा दी होती है। बॉब उससे कहता है कि मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे तो मत ठगो। जिस पर वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे मालिक क्रिस्पी ने रेट बढ़ा दी है। फिर मजबूरी में आकर बॉब को महंगे दाम में ही उस पाउडर को खरीदना पड़ता है। बॉब क्रिस्पी को काफ़ी अच्छे से जानता था और उसने अपनी कार भी उसे चलाने के लिए दी हुई थी। अगले दिन वो मशीन में ख़राब हो रहे ब्लॉकों को निरीक्षण करने जाता है, परंतु आज उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपने मालिक से कुछ दिन की छुट्टी मांगता है और फिर क्रिस्पी की कार लेकर अपनी बेटी से मिलने का फैसला करता है। घर जाकर सारा सामान पैक करके बॉब रात में ही कार लेकर निकल पड़ता है, लेकिन उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में क्रिस्पी की कार चकनाचूर हो जाती है। साथ ही साथ बॉब को काफ़ी चोट भी आती है। अब खुद को किसी तरह से संभाल कर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और नेल्सन को कॉल करके हालात के बारे में बताता है और मदद की गुहार लगाता है। लेकिन नेल्सन बॉब को यह कहकर साफ साफ मना कर देता है कि उसका काम माल पहुंचाना है, ना कि हर किसी को रोड से उठाना। अब बॉब पास में ही मौजूद एक कैफ़े के वॉशरूम में जाता है। जब आईने में खुद को निहारता है तो उसके शरीर में काफ़ी चोटें आई थी, साथ ही साथ शरीर का बायां हिस्सा गायब हो चुका था। बेचारा बॉब हिम्मत करके एक कपड़े की मदद से पहले अपने खून रोकता है और फिर कैफ़े के बाहर पहुंचता है। तभी यहाँ पर क्रिस्पी आ जाता है, यानी कि नेल्सन ने उसे सब कुछ बता दिया था। बॉब क्रिस्पी को अपनी सारी परेशानी बताता है, लेकिन क्रिस्पी यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वो तो उसे यही कहता है कि तुम कार डैमेज के सारे पैसे दे दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ चले जाओ। मगर बॉब के पास इतने पैसे है ही नहीं। फिर क्रिस्पी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी भी टो करवा लूँगा, साथ ही साथ तुम्हें गाड़ी के पैसे भी नहीं लूँगा, बस तुम मेरे कुछ कस्टमर को माल डिलीवर कर दो। अब बॉब के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचता, उसे मजबूरी में हामी भरनी पड़ती है। जिसके बाद वो बॉब को अपने घर ले जाता है और खुद शिकार करने के लिए निकल जाता है। वो एक भालू का शिकार करता है और उसके शरीर को काट कर उसी में ड्रग भरकर बॉब को सप्लाई करने को कहता है। अब सुबह तक ट्रक भी ठीक हो चुका था तो बॉब का माल लेकर सबसे पहले डार्लिन से मिलने वो जाता है, लेकिन ईवा आज घर पर नहीं थी, वो किसी पार्टी में गई हुई थी। वो बॉब को अपने घर में इनवाइट करती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो बाहर ट्रक में सो जाएगा, लेकिन डार्लिन के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। अब सुबह उठकर बॉब अपने घर के सामने पड़ी वही पुरानी हॉकी स्टिक देखता है जिसके सहारे वो कभी शहर का सबसे नामी खिलाड़ी हुआ करता था। वो स्टिक से अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और एक दो शॉट भी लगाता है। तभी वहाँ ईवा आ जाती है और अपने पिता को देखकर वो काफ़ी खुश थी। ईवा ये जानना चाहती है कि आज इतने सालों बाद उन्हें यहाँ कैसे आना पड़ा, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है। बॉब माल डिलीवरी करने के लिए सबसे पहले मिल्टन नाम के आदमी के गैराज में पहुंचता है।
यहाँ एक आदमी अंदर दाखिल होने से पहले बॉब की तलाशी लेता है और गलती से उसके जख्म पर हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से बेचारा बॉब दर्द से कर्रा उठता है। इधर हम देख पाते हैं कि मिल्टन बॉब को पहचान लेता है, क्योंकि वो खुद भी हॉकी का बहुत बड़ा फैन था। मिल्टन बॉब को क्रिस्पी के साथ काम करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो बहुत ही डेंजर आदमी था। हालांकि बॉब को ये सारी चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ रही है, तो वो मिल्टन को उसका पैकेट सौंप कर वहाँ से जाने लगता है। तभी मिल्टन को बॉब की तबीयत का अंदाज़ा लगता है। उसे एक चीनी दवाई सौंपता है, जो कि वहाँ की स्थानीय दुकान से खरीदा करता था। अब बॉब वापस अपने घर आता है, जहाँ ईवा को अपने पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर बॉब इसे काम पर लगने वाली चोट कहकर इनकार कर देता है। फिर ईवा अपने पिता से दादाजी के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब बॉब अपनी बेटी को कहीं बाहर ले जाना चाहता है। उसे कुछ सुकून के पल में उसे बातें करनी है, लेकिन ईवा ये कहकर मना कर देती है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, वो कहीं जा रही है। और फिर वो मार्केट में उसी चीनी मेडिकल स्टोर पहुंचती है, जहां पर कुछ पुरानी जड़ी बूटियां मिला करती है। दुकान पर काम करने वाली एक महिला ईवा से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मगर वो साफ साफ बताने से हिचक रही थी। फिर वो महिला ईवा को उसकी त्वचा पर निखार लाने के लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा देती है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। अब ईवा अपने दोस्तों के साथ एक पुराने मनोरोग अस्पताल में जाने का डिसाइड करते हैं। अमेलिया वहाँ पर नहीं जाना चाहती, लेकिन ईवा उसे मना लेती है और फिर वो सभी मिलकर उस डरावने अस्पताल में जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। ये हॉस्पिटल काफी सालों से बंद था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। और फिर ईवा को याद आता है कि उसके दादाजी भी इसी अस्पताल में मरीज थे, और इसीलिए वो यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसे अपने दादाजी के बारे में बहुत सी चीजें पता लगानी है। वो कुछ पुराने दस्तावेजों को खोजने में जुट जाती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। धीरे धीरे अब वो तहखाने की ओर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक आदमी सफेद चादर पर लिपटा हुआ दिखता है। उसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो न जाने कैसे वो गायब हो जाता है। हालांकि इस दौरान अमेला डर की वजह से ईवा के हाथ को जोरों से पकड़ लेती है, पर यह क्या, ईवा का तो आधा हाथ ही नहीं है। और ये देखकर अमेलिया और भी ज्यादा डर जाती है। उससे पूछती है कि ये क्या है, तुम्हारा हाथ कहाँ गया। ईवा बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ से बाहर चलने पर। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जो बीमारी बॉब को है, उसी से ईवा भी जूझ रही है। और यही वजह है कि धीरे धीरे वो अपनी माँ से मनमुटाव कर रही है, क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह इस दर्द को कुछ सालों से झेल रही है और नहीं चाहती कि किसी को इसके बारे में मालूम पड़े। इसी बीच वहाँ अस्पताल में कुछ गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल तो वैसे बंद पड़ा था, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्टर आज भी मौजूद थे। उन्होंने ईवा को दबोच लिया और वो बिना वजह उसका इलाज शुरू करने लगते। वहीं दूसरी तरफ डार्लिन और बॉब एक पार्क में बैठकर अपनी वही पुरानी प्यार भरे पलों को संजोने लगते हैं। वो याद करते हैं कि आखिर कैसे उनकी बेटी 6 साल की उम्र में ही अपने आप स्कूल चली गई। वो बचपन से ही दिमाग से तेज थी। सुबह डार्लिन को मालूम पड़ता है कि ईवा रात भर घर नहीं आई, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसकी तलाश में लग जाते हैं। गजब बात यह थी कि लाख कोशिश के बाद भी वो ना तो किसी अस्पताल में थी और ना ही पुलिस के पास। जिसके बाद बॉब एक एक करके सुराग जुटाना शुरू करता है और वो ईवा से जुड़ी हर एक चीज की जांच करता है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रही थी। फिर बॉब और डार्लिन और अमीला के घर जाते हैं, जहाँ पर उसके पिता से पता चलता है कि वो भी अभी तक घर नहीं आई। ऐसे में बॉब ईवा के दूसरे दोस्त के पास जाता है, उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, मगर वो भी कुछ बताने से इनकार कर देते हैं। हालांकि बॉब को साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, जिस पर बॉब उसे उठा के किनारे फेंकता है। और यहाँ ये लड़का सच्चाई उगलते हुए कहता है कि वो लोग बीते दिनों में पुराने पागल खाने में गए थे, लेकिन हम लोग डर के मारे वहां से भाग गए, पर न जाने ईवा और अमेलिया कहाँ फंस गई। अब बॉब बिना समय गवाए सीधे उसी अस्पताल में पहुंचता है, मगर काफ़ी पूछने के बावजूद भी कोई भी ईवा के बारे में नहीं बताता, जिससे उसे जोरों का गुस्सा आ जाता और वहाँ चिल्लाने लगता है, जिस पर कुछ सुरक्षाकर्मी उस पर ट्रिजर गन चला देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ वही महिला डॉक्टर एम्बर्स आती हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले बॉब के पिता का इलाज किया था। और तो और बॉब भी बचपन में कुछ दिनों के लिए इसी अस्पताल में एडमिट था। डॉक्टर को याद आता है कि आखिर कैसे बॉब के पिता की भी वही बीमारी थी जो आज उसे हो चुकी है। बॉब के पिता एक नेक दिल इंसान थे, वो नहीं चाहते कि उनके बेटी को कुछ भी हो, इसीलिए वो उसे अपने पास कभी नहीं आने देते। यहाँ डॉक्टर बॉब की भी हालत से वाकिफ थी और उसे बताती है कि तुम्हारे पिता की हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, लेकिन वो मेरी दवाइयों से सही हो रहे थे। अगर तुम यहाँ पर एडमिट हो जाओ तो शायद मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ।
हालांकि बॉब उन्हें इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उसे एडमिट कर देते हैं और डार्लिन को ये बोलकर वापस भेज देते हैं कि बॉब की हालत अभी ठीक नहीं है। अगर उसे ऐसे छोड़ा गया तो वो उग्र हो सकता है। लेकिन रात में बॉब के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी मदद कर रहा हो। कमरे की चाबी भी उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बॉब अपने कपड़े पहनता है और वापस अपने घर आ जाता है। डार्लिन घर पर नहीं थी, वो भी सुबह से घर नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी परेशान थे। इधर सभी बातों से अनजान क्रिस्पी बॉब को फ़ोन लगाकर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि सप्लायर को उनका पैकेट अभी तक मिला नहीं था, जिस पर वो उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। एक तरफ से लाइलाज बीमारी, दूसरी तरफ से उसके परिवार वालों का यूं अचानक से गायब होना। अब यहाँ बॉब वाकई काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि शहर में काफ़ी दिनों से लड़कियाँ गायब हो रही हैं। अब बॉब सीधे अमेलिया के घर जाता है, क्योंकि वही था जिसने उसे आखिरी बार देखा था। काफ़ी जोर आजमाइश के बाद डरी सहमी अमेलिया बॉब को बताती है कि ईवा का शरीर अचानक से गायब हो रहा। हम सभी उसे मेंटल अस्पताल से बचकर निकले थे, लेकिन न जाने ईवा फिर कहाँ चली गई। उसके बाद वो उसका बैग बॉब को देकर वहाँ से चली जाती है। अब बैग में बॉब को वही चाइनीज़ मेडिसिन का पाउच मिलता है जो एक दिन उसे मिल्टन ने दिया था। उसे इस अपहरण के पीछे मिल्टन का हाथ लगता है और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर मिल्टन बोलता है कि मैं ज़रूर गैरकानूनी काम कर, लेकिन इसके अलावा मैं एक पिता और दादा भी हूँ। ऐसा घिनौना काम मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। हालांकि वो चाइनीज़ पैकेट देखकर मिल्टन बॉब को स्टोर के बारे में बताता है जहाँ पर अक्सर ईवा भी जाया करती थी। मेडिकल स्टोर पहुँचने पर बॉब को वहाँ महिला सहकर्मी दिखाई देती है जो कि कुछ दिन पहले ईवा को मिली थी। वो महिला से अपनी गायब हुई बेटी के बारे में बात पूछता है, क्या उसने उसे देखा है कहीं। वो लेडी काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ बयां कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसी दौरान बॉब को अपनी बेटी की साइकिल उसी स्टोर के बाहर खड़ी मिलती है। वो समझ जाता है ज़रूर ईवा का अपहरण इन्हीं लोगों ने किया है। अब बॉब गुस्से में अपनी टोपी निकालता है और हम देख पाते हैं कि इस बीमारी ने बॉब का क्या हाल कर दिया है। उसका आधा सर गायब हो चुका है। उसका ऐसा हाल देखकर वो महिला खौफ में आ जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जिसके बाद नीचे तहखाने की तरफ गए हुए एक रास्ते की ओर वो इशारा करती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑपरेशन थिएटर में हमें ईवा को दिखाया जाता है। कुछ अनजान लोग उसके घावों का मुआयना ले रहे थे, जिसे उसे बेहद दर्द हो रहा था। इसी बीच तहखाने के रास्ते की तरफ आते हुए बॉब को वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर को पकड़कर मारने लगता है। फिर एक खास तरह के पिंजरे में बंद अपनी बेटी के पास पहुंचता है, जहां पहले तो पिता का यह रूप देखकर ईवा सहम जाती है, लेकिन बाद में उसे विश्वास हो जाता है कि कोई और नहीं, वो उसके पिता ही है। बॉब ईवा को लेकर किसी तरह से बचाकर उसे अपने घर ले आता है। घर पर डार्लिन भी मौजूद थी। वो बॉब की बिगड़ती हालत को देखकर उसे संभालती है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पता हो कि बॉब किन मुश्किलों से गुजर रहा है और उसे कैसी बीमारी है। बस इतने सालों से उसने ये बात ईवा के लिए छुपा कर रखी थी। यहाँ दोनों माँ बेटियों को एहसास होता है कि आखिर क्यों उसके पिता इतने सालों से उन लोगों से छुपे फिर रहे हैं। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि इतनी चोटें आने के बावजूद भी बॉब किसी काम से बाहर जाना चाहता है। अब ईवा और डार्लिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। परंतु ईवा अपने पिता को यूं अकेले से बाहर नहीं जाने दे सकती। आखिर बेटी ही तो है, अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत होती है। और ईवा बॉब के साथ जाने का फैसला करती है। रास्ते में बॉब उसे अपने परिवार की सच्चाई बताते हुए कहता है कि तुम्हारे दादाजी को भी यही बीमारी थी जिसकी वजह से वो अदृश्य हो गए। मैं भी कई सालों से इसे झेल रहा हूँ, जिस कारण तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ना ही मैं तुम्हारी माँ के ऊपर कोई बोझ बनना चाहता हूँ। ईवा भी अपने पिता को बताती है कि 5 साल की उम्र के बाद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसने खेलना कूदना सब कुछ छोड़ दिया और सबसे अलग होने की कोशिश करती रही। इसके बाद वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नेल्सन एक पैकेट का इंतजार कर रहा था। बॉब नेल्सन को वो आखिरी पैकेट सौंप कर वहां से अपनी बेटी के साथ अपने घर आ जाता है। यहाँ ईवा उन चीनी महिला के द्वारा दी गई दवा को चाय में मिलाकर अपने पिता को देती है, जिससे उनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। हम देख पाते हैं कि ईवा ने अब अपने पिता का ख्याल रखने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ नेल्सन वो पैसे का पैकेट सीधे क्रिस्पी को दे देता है। अब जब क्रिस्पी उसे खोलता है तो उसे पैसे की जगह लोहे का स्क्रू और बोट यानी कि क्रिस्पी को धोखा दिया गया और इससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों में बंदूक लेकर सीधा बॉब के घर पहुंचता है। लेकिन यहाँ बॉब नहीं था, वो तो आधे से ज्यादा अदृश्य हो चुका था। किसी काम के चक्कर में वो कहीं बाहर गया था। बॉब को ना मिलने पर क्रिस्पी उसके घर को तोड़ फोड़ करने लगता है। अब उसे मालूम पड़ता है कि ईवा बॉब की बेटी है, तो उससे कहता है कि तुम अपने पिता को फोन लगा कर रहो कि मेरे पैसे वापस कर दे।
वरना मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। अब वो अपनी बात खत्म ही कर रहा होता है कि न जाने कहाँ से कोई उसे पीछे से पकड़ कर गिरा देता है और गला घोट कर उसे मौत की नींद सुला देता है। क्रिस्पी को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, लेकिन ईवा को अच्छे से मालूम था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हैं जो कि उसकी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब बॉब पूरी तरीके से अदृश्य हो चुका है। इसके बाद बॉब क्रिस्प की बॉडी को वहीं छोड़ आता है जहाँ पर वो भालुओं का शिकार किया करता था। फिर ईवा खुशी खुशी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। हालांकि हमें यहाँ लगता है कि वह गाड़ी में अकेली बैठी है, लेकिन उसके बगल में उसके पिता भी बैठे होते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि आखिर उस रात मेंटल हॉस्पिटल में बॉब के लिए दरवाज़ा किसने खोला था। दरअसल ये बॉब के पिता थे, यानी कि ईवा के दादाजी, जो कि इनविजिबल हो चुके हैं और नहीं चाहते कि उसके बेटी के ऊपर भी वही सारे टेस्ट हो जो उनके ऊपर हुए थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।